क्लास 10 इकोनॉमिक्स। सपोज करो स्टूडेंट्स कि आप एक गांव में जाते हैं और वहाँ पे क्या देखते हैं, एक छोटा सा स्कूल है, एक छोटा सा हॉस्पिटल है, कोई अच्छी सी रोड नहीं बनी हुई है। फिर कुछ सालों बाद आपका मन करता है कि मैं वो गांव को फिर देखूं। आप कुछ सालों बाद फिर उस गांव में जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो गांव जिसके अंदर एक छोटा सा स्कूल था, अब वहाँ पे एक बड़ा स्कूल हो गया है, हायर सेकेंडरी स्कूल हो गया है, एक हॉस्पिटल हो गया है। तो आप इस बात को क्या कहेंगे कि वो गांव अब डेवलप हो गया है। इन द सेम वे टुडे वी आर गोइंग टू डू द चैप्टर डेवलपमेंट। नाउ डेवलपमेंट, किस चीज़ को हम डेवलपमेंट कहेंगे? हम क्या कहेंगे कि ये डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? डेवलपमेंट इंक्लूड्स increase in real per capita income, improvement in living standard of people, reduction in poverty। जब कोई कंट्री की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है और गरीबी पॉवर्टी रिड्यूस हो जाती है, तो हम कहते हैं कि ये कंट्री ने डेवलप किया, डेवलपमेंट हुआ इस कंट्री का। ये जो डेवलपमेंट है, दिस डेवलपमेंट गोल मे बी कॉमन, डिफरेंट और कॉन्फ्लिक्टिंग। तो हर एक के कॉमन होते हैं गोल्स डेवलपमेंट के, या डिफरेंट होते हैं या कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं। सबसे पहले मैं कॉमन गोल्स की बात करूंगी। कॉमन गोल में हर एक को अपार्ट फ्रॉम इनकम, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। इनकम तो चाहिए ही चाहिए, इनकम मीन्स मनी, पैसा तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा उनको इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए। ये तो एक कॉमन गोल्स हुए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स में आता है कि हर एक के डेवलपमेंट गोल्स अपने अपने ओन आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, लैंडलेस रूरल लेबरर्स जो होता है उसको क्या चाहिए? मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। इसी तरह से अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज चाहिए उसको। फार्मर को क्या चाहिए? बेटर इरिगेशन facilities। Now, conflicting goals. In it, development for one may not be the development for others। किसी एक के लिए तो डेवलपमेंट फायदेमंद है, बेनिफिशियल है, लेकिन हो सकता है वो डेवलपमेंट दूसरे के लिए नुकसान हो। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। इंडस्ट्रियलिस्ट कंसिडर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एज डेवलपमेंट। जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो तो कहते हैं कि डैम बनने चाहिए। क्यों? बिकॉज डैम्स प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी फॉर प्रोडक्शन, उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगी। जबकि अगर हम दूसरी तरफ की बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स में सबमर्ज द एग्रीकल्चरल लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ ट्राइबल पीपल और फार्मर्स। अगर ये डैम बन जाता है तो फार्मर्स की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, उनका एग्रीकल्चरल लैंड जो होता है वो डैम में सबमर्ज हो जाता है, मिल जाता है। इस तरह से उनकी लाइफ जो है फार्मर्स की और ट्राइबल पीपल की डिस्टर्ब हो जाती है। इस तरह से एक के लिए तो कोई भी डेवलपमेंट हो वो बेनिफिशियल होता है, जबकि दूसरे के लिए मे बी इट नॉट बी बेनिफिशियल। अनदर टॉपिक इज मनी। अब मनी क्या है? पैसा क्या है? मनी और मटेरियल थिंग्स इज वन फैक्टर ऑन विच अवर लाइफ डिपेंड। ये तो सबको पता है, मनी के ऊपर ये एक फैक्टर है जिसके ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड होती है। लेकिन मनी सब कुछ नहीं है। मनी कैनॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। ये सब चीजें खरीद नहीं सकता। क्या नहीं खरीद सकता? मनी कैनॉट बाई पीस, शांति नहीं खरीद सकता। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकता है। अनएडल्टरेटेड मेडिसिन यानी कि मिलावट के बिना वाली मेडिसिन नहीं खरीद सकता। रिस्पेक्ट नहीं खरीद सकता। इक्वालिटी नहीं खरीद सकता। कैन नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्टियस डिजीजेस। कोई भी इन्फेक्टियस डिजीज से मनी हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता जब तक कि पूरी कम्युनिटी उसका प्रिवेंटिव स्टेप्स ना ले। तो इस तरह से मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। नेक्स्ट, क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज। अब पूरी कंट्रीज को, पूरे वर्ल्ड को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जैसे कि
किसी को तो रिच कंट्री बोल दिया, डेवलप कंट्री बोल दिया, या लो इनकम कंट्रीज बोल दिया। अब हम कैसे कह सकते हैं कि जो कंट्री है ये रिच कंट्री है, या हम ये कहेंगे कि ये लो इनकम कंट्री है? तो किस तरह से कहेंगे? तो वर्ल्ड बैंक ने एक क्राइटेरिया निकाला। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इन्होंने पर कैपिटा इनकम को कंसिडर किया। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, रिच और हाई इनकम कंट्रीज, कि रिच और हाई इनकम कंट्रीज कौन सी है? कंट्रीज विद द पर कैपिटा इनकम ऑफ $12056 एंड अबव पर एनम इन 2017 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। जिसका पर कैपिटा इनकम $12056 से ऊपर हो पर एनम, उसको तो हम रिच कंट्रीज कहेंगे। लो इनकम कंट्रीज किसको कहेंगे? Those countries with per capita income of $955 or less per annum are called low income countries. तो जिनकी इनकम पर कैपिटा इनकम 955 होगी या उससे कम होगी, उन कंट्रीज को हम लो इनकम कंट्रीज कहेंगे। अब इंडिया किस में आता है? इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडल इनकम कंट्रीज। ये लो मिडल इनकम कंट्रीज में आता है। क्यों? Because its per capita income in 2017 was $1820 per annum. So this is the criteria. Students, please note it down that write only the current data as per the new syllabus. Now, for development, people look एट मिक्स गोल्स। डेवलपमेंट के लिए लोगों के अलग अलग गोल्स हैं, मिक्स गोल्स हैं। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, पीपल ऑल्सो सी थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। लोगों को इनकम तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए। वुमेन एंगेज्ड इन पेड वर्क, जो जॉब करती हैं वुमेन, उनको अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप वेराइटी ऑफ जॉब्स और रन ए बिजनेस। अगर उनको एनवायरनमेंट सेफ मिल जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन पार्ट लेंगी जॉब्स में या बिजनेस चलाने में। एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। नाउ total income of the country divided by its total population. How we will calculate average income या per capita income हम कैसे calculate करेंगे? पूरी country की total income ले लो, that means total income of the country, और उसको divide कर दो by total population. So we will get average income or per capita income. अब ये जो average income है ये क्या cover करता है? It covers only the economic aspect, ignoring लिटरेसी रेट। ये लिटरेसी रेट नहीं लेता, लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं लेता है, ये टोटल इनकम को ही कंसीडर करता है। पर कैपिटा इनकम इज यूज टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। तो इसके अंदर पर कैपिटा इनकम यूज की जाती है कंपेयर करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज को, वेदर दे आर रिच और दे आर लो इनकम कंट्रीज। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिफरेंट टर्म्स को पढ़ेंगे जो हमारे चैप्टर में बहुत बार आती है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन कितनी है ये देखी जाती है, इसे कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, it indicates the number of children that die before the age of 1 year of 1000 live children born in that particular year. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है जो बच्चे 1 साल से कम की उम्र में जिनकी डेथ हो जाती है। तो इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year of 1000 live children born in that particular year. लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोग। Literacy rate measures the proportion of literate population in the 7 and above age group. Literate population कितनी है, पढ़े लिखे लोग कितने, 7 और उसकी ऊपर एज ग्रुप में। नेट अटेंडेंस रेशियो, जैसे कि आपको स्टूडेंट्स पता है अटेंडेंस क्या होती है जब आप स्कूल की बात करेंगे तो नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group.
तो जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे 14 और 15 ईयर्स एज ग्रुप में स्कूल को अटेंड करते हैं, दे कम अंडर द नेट अटेंडेंस रेशियो। इंडिया के अंदर कुछ स्टेट्स ऐसी भी है जिनकी पर कैपिटा इनकम तो कम है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हाई है। वी आर टॉकिंग अबाउट केरला। केरला, इट हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इसकी मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम क्यों है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अभी आपने पढ़ी थी स्टूडेंट्स, जिसके अंदर जो बच्चे हैं 1 साल के अंदर अंदर जिनकी डेथ हो जाती है। तो केरला में ये रेशियो कम क्यों है? बिकॉज एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज। यहाँ पे हेल्थ सिस्टम अच्छा है केरला के अंदर और एजुकेशनल फैसिलिटीज भी बेटर है। इसका ये एक और क्वेश्चन आता है, वाई हैज केरला ए हायर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन स्पाइट ऑफ लो पर कैपिटा इनकम? लो पर कैपिटा इनकम होने के बाद भी इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हायर क्यों है? बिकॉज इट हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड इट हैज हायर लिटरेसी रेट। तो केरला की ये हम बात करें तो बाकी स्टेट से केरला आगे है। नेक्स्ट इज बॉडी मास इंडेक्स, वी कैन से BMI। BMI को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नाउ BMI, इट इज द वे टू फाइंड आउट इफ एडल्ट्स आर अंडरनरिश्ड। टेक द वेट ऑफ ए पर्सन इन केजी। एक पर्सन का वेट ले लो केजी के अंदर, किलोग्राम्स में। टेक द हाइट इन मीटर्स, और उसकी हाइट ले लो। देन डिवाइड द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट। वेट को डिवाइड कर दो स्क्वायर ऑफ द हाइट। इफ द फिगर इज लेस देन 18.5 then the person is undernourished. If the BMI is more than 25 then the person is overweight. तो इस तरह से हम एक पर्सन का BMI निकालते हैं, बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं। बट दिस क्राइटेरिया इज नॉट एप्लीकेबल टू ग्रोइंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वी कैन से HDR. This human development report, it is published by UNDP. UNDP means यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसको पब्लिश करती है UNDP। और इसके अंदर क्या क्या आता है? इट कंपेयर्स द कंट्रीज बेस्ड ऑन एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से देखें कि कंट्री को कंपेयर करना है, तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये कंट्री का एजुकेशनल लेवल ऑफ पीपल भी लेती है, उनका हेल्थ स्टेटस भी लेती है और पर कैपिटा इनकम भी लेती है। अब मैं आपको बताऊंगी क्या क्राइटेरिया यूज्ड होता है जब UNDP फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। तो क्राइटेरिया यूज्ड बाय UNDP एंड क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, दोनों में क्या डिफरेंस आता है? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ UNDP। The main criteria of measuring HDI according to UNDP report, क्या लेता है HDI? आपने अभी पढ़ा था, एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल लेता है, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। तो ये तीनों चीज़ों को लेता है जब किसी कंट्री को कंपेयर करना हो। ऑन द अदर हैंड वर्ल्ड बैंक क्या लेता है? क्राइटेरिया यूज बाय द वर्ल्ड बैंक, इट टेक्स पर कैपिटा इनकम। ये सिर्फ पर कैपिटा इनकम लेता है कंपेयर करने के लिए। नेक्स्ट, पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट। पब्लिक फैसिलिटीज में क्या क्या आता है? ये एक फैसिलिटीज होती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है लोगों को, और इसके अंदर आती है हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट by giving the example of groundwater. Sustainable development ज्योग्राफी में भी आता है। Sustainable development क्या होता है? It is the process of development in which development is done not only for present generation but also to be continued and maintained for future generation without disturbing the ecological balance. तो ये तो sustainable development है कि जो भी development होगा वो प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी होगा और उसको मेंटेन करना है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी करना है, और एनवायरनमेंट भी डिस्टर्ब ना हो। अब इसका एक एग्जांपल लेके बताते हैं। फॉर एग्जांपल ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर इज ए नेचुरल रिसोर्स विच इज रिप्लेनिश्ड बाय नेचर
तो ये एक नेचुरल रिसोर्स है। और पीपल मस्ट यूज दिस ग्राउंड वाटर इन सच अ वे दैट पीपल ऑफ फ्यूचर जनरेशन में ऑल्सो बी एबल टू यूज इट। तो लोगों को ग्राउंड वाटर को, प्रेजेंट जनरेशन को ऐसे यूज करना चाहिए, यानी कि इस तरह से यूज करना चाहिए ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इसको प्रॉपरली यूज करे। इफ वी यूज मोर वाटर देन व्हाट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन देन वी आर ओवर यूजिंग इट। अगर हम इसको ज्यादा यूज करेंगे तो हम इसको ओवर यूज कर रहे हैं, यानी कि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं रहेगा। नाउ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। Sustainability means sustain, to take care for the needs of future generation. उसको संभाल के रखना फ्यूचर जनरेशन के लिए। It promotes an efficient use of natural resources. नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये मेंटेन्ड रहे, ये सेफ रहे। नेक्स्ट, the earth has enough resources to meet the needs of all, but not enough to satisfy the greed of even one person. This statement is true. Human beings should use the natural resources carefully and preserve them for future generation. Human beings जो है वो natural resources को carefully use करें और preserve करें future generation के लिए। The greed for making more money and exploiting natural resources will be dangerous to the world. अगर हम पैसा कमाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो एक दिन वर्ल्ड डेंजर में आ जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट शुड enact laws so that the resources available on this earth are not misused and is shared with all the people. गवर्नमेंट को लॉस बनाने चाहिए ताकि जो भी रिसोर्सेज अर्थ पे अवेलेबल है उसका मिसयूज ना हो सके और इसको सब यूज कर सके।